हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक लेकर आए क्लास +2 का केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हमें काइनेटिक्स का मतलब पता होना चाहिए कि काइनेटिक्स का बेसिक मीनिंग क्या है। काइनेटिक्स तो देखो, एज एन नेम इंडिकेट, काइनेटिक्स क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें किसी भी रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताती है। किसके बारे में बताए? स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये बताएगी हमें स्पीड के बारे में कि मतलब रिएक्शन क्या स्लो है या फास्ट है। अगर ये स्लो या फास्ट है तो इसे कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। बेसिकली रिएक्शन के टाइम के बारे में बताती है। और इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो कोई रिएक्शन है जहां पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। जहां पर रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। वीडियो थोड़ी जूम कर लेते हैं। देखो, आर क्या? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और की पी क्या है? प्रोडक्ट। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा? जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये कम होती जाएगी। क्या देखेंगे हम? देयर इज डिक्रीज इन concentration of reactant by time taken। और इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो असल में काइनेटिक्स हमें क्या बताती है? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। किसके बारे में बताते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। जहां पर रेट आ जाए तो उसका मतलब है कि रिएक्शन को होने में कितना टाइम लग रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। अब एक बात तो ये भी सोचने वाली है कि सर, रिएक्टेंट की अगर कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है ना। तो इसको मैसे भी तो लिख सकते थे, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, बाय टाइम टेकन। तो ये भी तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन ही आएगा ना। ये भी किसका एक्सप्रेशन आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन के दो एक्सप्रेशन आ सकते हैं। पहला, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन, और दूसरा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। तो अगर मैं बोलूं ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, तो ये दोनों तो मेरे पास इक्वल आएंगे ना। ये देखो, यहां पर देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन इक्वल टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। बाय टाइम टेकन। तो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। और ये किसके इक्वल आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन की। क्लियर है? अब इसको समझने के लिए ना, देखो, एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो आप। ये देखो, मान लो मेरे पास अगर रिएक्टेंट आ जाए ए और प्रोडक्ट आ जाए बी। ए क्या है? रिएक्टेंट। बी क्या है? प्रोडक्ट। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? रेट ऑफ रिएक्शन, इन दोनों को अगर एक ही सिंगल लाइन में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। बाय टाइम टेकन। अब यहां पर मैंने वर्ड यूज कर लिया चेंज। देखो, रिएक्टेंट भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, कोई एक ले सकते हैं। तो अगर रिएक्टेंट लेंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। देखो, कम हो रही थी तो भी तो चेंज हो रही थी ना। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी तो भी चेंज हो रही थी। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। तो अल्टीमेटली ये क्या? मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब फटाफट देखो, मान लो यहाँ पर मेरे पास कोई रिएक्शन इस तरह से लिया मैंने, C+O2, मेरे पास बन गया CO2। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगी? CO2। अब यहाँ पर कितने रिएक्टेंट आ गए? दो रिएक्टेंट आ गए, R1 R2, और प्रोडक्ट मेरे पास सिंगल ही आ गया। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा? देखो, ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। तो हम इसको इस तरह से भी तो लिख सकते थे, डिक्रीज इन
कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन बाय टाइम टेकन। ओके, ये किसके को आएगा, ये भी तो मेरे पास रिएक्टेंट है ना, तो यहां पर क्या आएगा, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 बाय टाइम टेकन। अच्छा, दो रिएक्टेंट तो आ गए, लेकिन CO2 क्या था मेरे पास, प्रोडक्ट, तो ये क्या यहां पर क्या आएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बाय टाइम टेकन, बाय टाइम टेकन। क्लियर है। इनमें से कोई भी आप एक्सप्रेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो टू फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। अब देखो यहां पर, अब फाइनली आते हैं कि सर कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये देखो, C+O2 मेरे पास बन गया CO2। क्लियर। एक रिएक्टेंट R1 है, एक रिएक्टेंट O2, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो यहां पर हमने क्या लिखा था, चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज का मतलब क्या आएगा, डेल्टा। डेल्टा आएगा, देखो मैथ पढ़ते हो आप, तो मैथ में आपने पढ़ा होगा, डेल्टा का मतलब क्या आता है, चेंज आता है। किसकी कंसंट्रेशन है, कार्बन की, बाय टाइम टेकन, डेल्टा dt। अब यहां पर डेल्टा क्यों हो गया, टाइम भी तो चेंज होगा ना। देखो ये देखो, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि A से B हो रहा मेरे पास, अभी मेरे पास मान लो 1 बजे दोपहर के 1 बजे, ये मेरे पास है 100 ग्राम और B मेरे पास है 0 ग्राम बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन। लेकिन 1:30 ये मेरे पास हो गया 40 ग्राम और ये आ गया 60 ग्राम। अब देखो कितना डिफरेंस आ गया टाइम का, कितना डिफरेंस आ गया, 30 मिनट का। तो यहाँ पर भी तो टाइम चेंज हो गया ना, मेरे पास चेंज इन टाइम। ये मान लो गया T1, ये आ गया T2, तो डेल्टा T का फॉर्मूला क्या बनेगा, T2 - T1, तब तो 30 मिनट बचेगा मेरे पास। यहाँ पर भी इसकी रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ये भी कम हो गई। पहले 40 ग्राम था, बाद में कितना गया, पहले 100 ग्राम था, बाद में कितना गया, 40 ग्राम। तो डेल्टा ये कितना आएगा मेरे पास, 100 - 40, कितना आ गया मेरे पास, 60 ग्राम। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन। तो उसी तरह से मैंने वर्ड लिखा है डेल्टा C बाय डेल्टा T। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। देखो यार, ये देखो जो वर्ड लगाया डिक्रीज का मतलब क्या होता है, कम होना। तो अगर कहीं पर माइनस का साइन आएगा तभी तो पता लगेगा ना कम हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से O2 भी रिएक्टेंट था, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कम हो रही है, तो क्या आ गया, डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। अगेन ये भी रिएक्टेंट है, तो यहां पर भी क्या का माइनस आएगा। क्लियर। अच्छा, CO2 क्या था मेरे पास, प्रोडक्ट था, तो इसकी कंसंट्रेशन भी तो धीरे धीरे चेंज होगी ना, तो क्या आएगा, डेल्टा ब्रैकेट CO2 बाय dt। लेकिन यहां पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े पेजेस लेते हैं और तब तक वीडियो पॉज करते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, रिएक्शन हम लेते हैं ताकि कंसेप्ट पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाए। देखो ये देखो, मान लो मेरे पास रिएक्शन है N2O5, यहां पर गया NO2 प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन को 2 4। क्लियर, रिएक्शन बैलेंस होगी। अब देखो ये क्या मेरे पास N2O5 क्या मेरे पास रिएक्टेंट है, ये क्या रिएक्टेंट। अब यहां पर प्रोडक्ट मेरे पास दो आ गए, एक P1 ये आ गया, एक P2 ये आ गया, दो प्रोडक्ट आ रहे मेरे पास। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। रिएक्टेंट लेते हैं, क्या आएगा मेरे पास, डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। रिएक्टेंट था, साइन कौन सा आएगा, माइनस का। लेकिन यहां पर कॉफिशिएंट भी लगा 2, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 कॉफिशिएंट लगा, तो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्लियर है। जो भी यहां पर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट है वो किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट आ गया, माइनस तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, डेल्टा
NO2 बाय डेल्टा टी। लेकिन यहां पर नंबरिकल कोफिशिएंट कौन सा 4 है, तो ये किस में आ गया, बटे में आ गया, 1/4। ओके, तो O2 भी तो मेरे पास प्रोडक्ट था, तो क्या आएगा, डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं लगा तो नहीं लगाएंगे हम, तुम कोई कोफिशिएंट नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हो, बस आपको उसका फॉर्मेट या उसका तरीका पता होना चाहिए। क्लियर है। अब एक रिएक्शन एक और देखते हैं, N2 प्लस H2, क्या बन गया मेरे पास, अमोनिया NH3। रिएक्शन को भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन थे, 2 यहां पर आ गए, 3 यहां पर आ गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्टेंट आ गए, R1 R2, दो अलग अलग रिएक्टेंट आ गए, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन। सेम फॉर्मेट सेम तरीका, देखो क्या आएगा, डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि रिएक्टेंट है, चलो ठीक है, इक्वल टू, ये भी तो रिएक्टेंट था मेरे पास हाइड्रोजन, तो इसका क्या आएगा, -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी। माइनस लगाया, रिएक्टेंट था, कोफिशिएंट कौन सा था, 3 था, इसीलिए बटे में गया 3। और NH3 क्या था, प्रोडक्ट था, तो क्या आएगा, 1/2 डेल्टा NH3 बाय डेल्टा टी। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, बस आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। और एक बात देख लो बेटा, क्लियर है। अब एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, मैथ में जहां पर डेल्टा है उसका मतलब भी चेंज है, जहां पर d/dt आए उसका मतलब भी चेंज है। तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, कोशिश करो डेल्टा यूज करना, डेल्टा कर लो, अगर d/dt यूज करना तो ये भी यूज कर सकते हो। वैसे d/dt किसके लिए आता है, वेरी स्मॉल चेंज के लिए, वेरी स्मॉल चेंज। और ये डेल्टा किसके लिए आता है, बिग चेंज के लिए, बिग चेंज। और साइंस में हम स्मॉल चेंज को भी नोटिस करते हैं, तो अगली बार से d/ΔT का यूज करेंगे। ओके, अब अगली रिएक्शन देखो, H2 प्लस Cl2 बन गया मेरे पास 2HCl। तो इसका क्या क्या रेट ऑफ रिएक्शन, इसका भैया रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, क्या आएगा, -DH2 बाय dt। देखो डेल्टा यूज किया था, अब d/dt यूज करेंगे। अगर आपने मैथ में डेरिवेटिव पढ़ा होगा तो वहां पर आपको d/dt का मतलब पता चल गया होगा, मतलब चेंज आता है। ओके, तो ये भी तो रिएक्टेंट था मेरे पास Cl2, तो क्या आएगा, -dCl2 बाय dt। क्लियर है। और प्रोडक्ट क्या था मेरे पास, HCl, तो क्या आएगा, 1/2 DHCl बाय dt। तो ये तीनों आपके, हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, तीनों टर्म में लिखा है, H2 की टर्म में भी लिखा है, Cl2 की टर्म में भी लिखा है, और जो प्रोडक्ट था जो प्रोडक्ट है HCl, इसकी टर्म में भी हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। और तीनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, बस साइन का चेंज आएगा। अगर रिएक्टेंट है तो किसमें आएगा, माइनस में, अगर प्रोडक्ट होगा तो किसमें आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर है, ऑल आउट सब क्लियर। तो चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, ये देखो, एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ये देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या लिखा है, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। दो अलग अलग रिएक्शन है, एक हम सॉल्व करके देखेंगे, सेकंड वाली आप करोगे। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन NH3N2 3H2, डिसोसिएशन हो गई। तो चलो यही करते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों में बताना है, रिएक्टेंट के टर्म में भी बताना है और प्रोडक्ट के टर्म में भी बताना है। क्लियर है, तो दोनों करके देखते हैं। तो चलो रिएक्शन देख लो क्या थी मेरे पास, N2 नहीं था, NH3, क्या बन गया मेरे पास, N2 प्लस H2। बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस इसको कर लिया रिएक्शन को। चलो रिएक्शन मेरे पास ये आ गई, ये 2NH3 अमोनिया की डिसोसिएशन कर दी। साफ साफ ही लिख देते हैं, वरना बोलोगे सर जी क्या लिख दिया था, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। N2 प्लस H2, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहां पर हमने इसको बैलेंस कर दिया। अब देखो, इन टर्म्स ऑफ
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की टर्म में बताना है, तो क्या आएगा देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, ये क्या रिएक्टेंट, तो क्या आएगा -1/2 DNH3 बाय dt। क्लियर है? ओके, ये रिएक्टेंट के टर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट के टर्म में भी सेम ही आ गया, सी के इक्वल आएगा। यहां पर लिख देते हैं, प्रोडक्ट क्या था मेरे पास N2, तो क्या आएगा TN2 बाई dt, प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्रोडक्ट है मेरे पास, तो ये भी तो प्रोडक्ट था मेरे पास H2, क्या आएगा 1/3 TH2 बाई dt। ठीक, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, बटे में आ गया, तो क्या बनेगा 1/3 DH2 बाई dt। तो ये मेरे पास मेरा फाइनल आंसर है, बस खत्म। क्लियर है? सेकंड रिएक्शन है, ये खुद करके दिखाना आप, आपके लिए होमवर्क है ये। क्या गया 2N2, इसकी करती डिसोसिएशन, तो क्या आ गया NO प्लस O2। अब इसकी आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और कमेंट में मुझे आंसर करके बताना आप। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन लेते हैं। तो बच्चों देखो, एक छोटा सा टॉपिक आपको बताना मैंने, मान लो अगर कोई भी मेरे पास रिएक्टेंट है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आम जनरली क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट है धीरे धीरे खत्म होगा, ये धीरे धीरे खत्म होगा ना ये, तो क्या इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते थे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। अब अगर रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, तो क्या आएगा इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, दोनों इक्वल आएंगे। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट बोथ आर इक्वल। जैसे जैसे रिएक्टेंट डाउन जाएगा, कम होगा, उसी तरह की, उसी मैनर में, उसी अमाउंट में प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना। थैंक यू बच्चों।